हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स जो कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। आपने इस वीडियो पे तभी क्लिक किया होगा कि जब आप अकाउंटिंग को बेसिक बिल्कुल बुनियाद से बिल्कुल स्टार्ट से सीखने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से पहले वाली जो 4 वीडियोस हैं जिसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। अगर आपने पहली 4 वीडियोस देख ली हैं तभी आपको इस वीडियो पर आना चाहिए, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये क्योंकि एक बिजनेस लैंग्वेज भी होती है तो हर लैंग्वेज के अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो ये अकाउंटिंग आप समझ लें अल्फ़ाबेट्स हैं। जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में तो अगले टॉपिक्स में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होंगी जो कि आप सबके लिए बिल्कुल नई होंगी, जो कि आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो इस वीडियोस में और आने वाली चंद वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आप किसी भी अकाउंटिंग की बुक को जब स्टडी करेंगे तो उसमें ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी। आपको इन टर्म्स का मतलब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये वीडियोस जो आने वाली वीडियोस और ये वाली वीडियोस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इन वीडियोस में आप अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स समझ जाएंगे जो बार बार आने वाले हर लेक्चर में इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहली जो बेसिक डेफिनेशन है अकाउंटिंग में वो इस्तेमाल होती है गुड्स। आमतौर पे देखा जाए तो हम गुड अच्छे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और गुड्स अच्छे अमाल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब है वो अशिया, वो कमोडिटीज़ या वो चीज़ें जिनका कारोबार किया जा रहा होता है। गुड्स का एक दूसरा नाम मर्चेंडाइज भी है। स्टूडेंट्स, दो तरह की बुक्स, दो तरह की अकाउंटिंग चलती है हमारे सिस्टम में। एक ब्रिटिश अकाउंटिंग है और एक अमेरिकन अकाउंटिंग है। आजकल अमेरिकन अकाउंटिंग थोड़ी सी ज़्यादा प्रिवेलिंग है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन वर्ड्स दोनों के चलते हैं और आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और ये होती क्या है? ये वो गुड्स या ये वो चीज़ें होती हैं, वो कमोडिटीज़ होती हैं जिनमें कारोबार किया जा रहा होता है। इट इंक्लूड्स कमोडिटीज़ परचेज बाय द बिजनेस फॉर सेलिंग। ये वो कमोडिटीज़ होती हैं जो कि कोई बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए। जैसे अगर कोई जूस की शॉप है तो वो फ्रूट्स खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए। तो उस शॉप के लिए जो फ्रूट्स हैं वो गुड्स हैं। इसी तरह देखें, कुछ एग्जांपल है, क्लोथ्स विल बी गुड्स फॉर क्लॉथ डीलर। कोई कपड़े की दुकान में आप जाएं तो ढेर सारा बेशुमार कपड़ा पड़ा होता है। वो कपड़ा बेसिकली उन्होंने बेचने के लिए रखा होता है, सेल करने के लिए रखा होता है। तो उनकी शॉप में जितना भी कपड़ा पड़ा होता है अलमारियों में, वो सब का सब गुड्स कहलाते हैं। वॉचेस विल बी गुड्स फॉर वॉच डीलर। घड़ी की दुकान में जितनी भी घड़ियां पड़ी होंगी वो उसके लिए गुड्स हैं। बुक्स विल बी गुड्स फॉर बुक डीलर। बुक डीलर के पास जितनी बुक्स हैं वो सेल के लिए होती हैं तो वो उसके लिए गुड्स हैं। कार विल बी गुड्स फॉर कार डीलर। एक कार शोरूम में जितनी भी कार्स खड़ी हैं जो कि बेचने के लिए होती हैं तो वो उनके लिए गुड्स हैं। कार विल नॉट बी गुड फॉर स्टेशनरी डीलर। कोई बुक डीलर है, कोई कपड़े वाली दुकान है, वहाँ पे जो एसी पड़े हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, वो आपको पता है बेचने के लिए नहीं होते, वो उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में चले जाएं तो उधर डिस्प्ले में जितने एसी लगे हैं तो वो बेचने के लिए हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ बेचने के लिए पड़ी है वो उस बिज़नेस के लिए गुड्स है, और जहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए रखी है वो उस बिज़नेस के लिए गुड्स नहीं है। वो क्या है वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। वो एसेट्स होते हैं, लेकिन डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर है स्टॉक। अब ये स्टॉक के डिफरेंट नेम्स हैं। स्टॉक बाज बुक्स में स्टॉक्स भी लिखा होता है, इन्वेंट्री भी लिखा होता है और स्टॉक इन ट्रेड भी लिखा होता है। ये स्टूडेंट गुड्स को ही स्टॉक कहा जाता है। गुड्स इन हैंड, गुड्स रिमेन अनसोल्ड आर कॉल्ड स्टॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचने वाली चीज़ों को गुड्स भी कहते हैं, बेचने वाली चीज़ों को स्टॉक भी कहते हैं, तो फिर गुड्स और स्टॉक में फ़र्क क्या है? बड़ा स्लाइड सा और बड़ा मामूली सा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि जो चीज़ें, जो अशिया, जो कमोडिटीज़ हमने सेल करनी होती हैं उन कमोडिटीज़ को गुड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बुक्स सेल करते हैं तो जो भी बुक्स हैं जो हमने बेचने के लिए रखते हैं या जो बुक्स हैं जो हमने अभी बेचनी है वो सब गुड्स हैं। लेकिन वो बुक्स जो कि हमारे पास पड़ी हैं, हमारे शोरूम में पड़ी हैं, जिनको हमने डिस्प्ले में रखा हुआ है, जो हमारे पास हैं गुड्स, उन्हें स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो स्लाइड सा डिफरेंस है कि जो बेचते हैं उनको गुड्स कहते हैं, ठीक है, और जो गुड्स हमारे पास पड़ी हैं उनको स्टॉक कह के बुलाते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है परचेजेस।
अब आम रूटीन में परचेज का वर्ड बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है कि कुछ भी खरीदने को हम परचेज कह देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की ज़ुबान में परचेजेस इज समथिंग एल्स। परचेजेस कोई भी चीज़ खरीदने के लिए परचेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब गुड्स बाय करने को ही परचेज कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्लोथ्स विल बी गुड्स फॉर क्लॉथ डीलर। तो अगर कोई क्लॉथ डीलर होगा, कपड़ा बेचने वाला होगा, तो वो अगर कपड़ा खरीदेगा तो वो कह सकता है मैंने परचेजेस किए हैं। तो जब वो कहेगा हमने परचेजेस किए हैं, तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या परचेज किया। अंडरस्टूड सी बात है कि उसने कपड़ा खरीदा होगा। अगर एक वॉच डीलर कहता है मैंने परचेजेस किए हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है उसने वॉचेस खरीदी होंगी। तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेजेस। वो गुड्स जो हम बाय करते हैं रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए, उन्हें परचेजेस कहा जाता है। दो टाइप्स हैं परचेजेस की। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश परचेज। जब हम गुड्स खरीदते हैं और बदले में नकद पैसे देते हैं तो उसे कैश परचेज कहते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर विच पेमेंट विल हैव टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। जब गुड्स खरीदी जाएं जिसकी पेमेंट हमें कुछ फ्यूचर डेट पे यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद पे करनी होती है, तो वो कहलाती हैं क्रेडिट परचेज यानी कि उधार पे परचेज। ठीक है, कैश परचेज नकद पैसों पे, उधार पे परचेज क्रेडिट परचेज। फिर है सेल्स। यहाँ पे सेल का मतलब ये नहीं कि कुछ सस्ती चीज़ दे रहे हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग में जो सेल्स की टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब गुड्स बेचने को सेल्स कहा जाता है। अगर क्लॉथ डीलर कहता है दिन के आखिर में कि मैंने आज 5 लाख रुपए की सेल्स की हैं, तो इसका मतलब उसने 5 लाख रुपए का कपड़ा सेल किया होगा। अगर कोई वॉच डीलर या बुक डीलर कहता है मैंने 1 लाख रुपए की सेल्स की हैं इस महीने में, तो इसका मतलब उसने 1 लाख रुपए की बुक्स या वॉचेस सेल की होंगी। तो गुड्स बेचने को सेल्स कहा जाता है बेसिकली। गुड्स बाय करने को परचेजेस कहा जाता है और गुड्स सेल करने को, बेचने को सेल्स कहा जाता है। गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश सेल्स। जब हम चीज़ें बेचेंगे और बदले में पैसे लेंगे, नकद पैसे लेंगे, रुपीज़ लेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि कैश सेल्स हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर विच कैश इज टू बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर डेट। अगर हम ऐसी सेल करें जिसका कैश हमने किसी फ्यूचर की डेट में रिसीव करना है, तो उसको हम क्रेडिट सेल्स कहेंगे यानी कि उधार पे सेल्स। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब हम सीख चुके हैं कि गुड्स को जब हम बाय करते हैं उसे परचेज कहते हैं, और रिटर्न का मतलब होता है वापसी। तो परचेज रिटर्न नाम से ही जाहिर है कि जब हम बाय की हुई चीज़ें जिनको हमने बेचने के लिए ख़रीदा है उन्हें रिटर्न कर दें, वापस कर दें सप्लायर को, बेचने वाले को, तो उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। अब परचेज रिटर्न होता क्यों है, ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, मामूल बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, रोज़मर्रा की बात है कि अगर हम दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं और हम उससे कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ मॉडल में चाहिए, फ़लाँ कलर चाहिए, और ये चीज़ आप हमारे घर पहुंचा दें। जब वो चीज़ आपके घर पहुंचे, उसका मॉडल वो ना हो, उसका कलर वो ना हो, जो स्पेसिफिकेशन आपने बताई है वो ना हो, तो आप कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को वापस कर देंगे। तो जब चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री हों या डिफेक्टिव हों या आपकी ऑर्डर की हुई चीज़ के मुताबिक ना हो, तो उन चीज़ों को वापस कर दिया जाता है। व्हेन गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव, जब पता चले कि गुड्स डिफेक्टिव हैं, एंड अनसेटिस्फैक्ट्री या गैर तसल्ली बख्श हैं, जिस तरह का आप चाहते थे उस तरह की नहीं है, दे आर रिटर्न टू द सप्लायर, ये सप्लायर को रिटर्न कर दी जाती हैं। इज नोन एज परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न कहलाती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम चीज़ें सेल करते हैं कस्टमर को और कस्टमर को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, उसे डिफेक्टिव लगती हैं या उसे अनसेटिस्फैक्ट्री लगती हैं, तो वो भी चीज़ें हमें रिटर्न कर सकता है। तो जब हमारी बेची हुई चीज़ें हमारे पास रिटर्न आ जाए तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। इफ़ अ कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, अगर के कस्टमर जिसको गुड्स बेची जा रही हैं फाइंड्स दैट, उसको ये पता चले दैट द गुड्स आर डिफेक्टिव एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, के गुड्स डिफेक्टिव हैं और अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, ही मे रिटर्न दीज गुड्स टू द सेलर, वो उन चीज़ों को सेलर को वापस कर सकता है। इज नोन एज सेल्स रिटर्न, इसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 3 डेफिनेशन है, अलाउंस, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इसको हम समझते हैं। ऐसा होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल अपने कस्टमर को एक चेयर सेल करते हैं। ठीक है जी, हम उसे चेयर सेल करते हैं और चेयर में एक थोड़ा सा डिफेक्ट होता है कि उसका ना एक थोड़ा सा जगह से पेंट उतरा होता है। ठीक है, पेंट थोड़ा सा उतरा होता है, फेड हुआ होता है, और वो उसे नहीं करके बेच रहा होता है। अब होता ये है कि चेयर का मकसद क्या होता है, चेयर का मकसद होता है कि चेयर के ऊपर बैठा जाए।
पेंट हो या ना हो, चेयर पे हम बैठ सकते हैं। चेयर के अगर जो चारों उसके स्टैंड्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, चेयर बैलेंस है, तो इसका मतलब चेयर अपना काम दे रही है, चेयर यानी कि इस्तेमाल हो सकती है। पेंट का चेयर के इस्तेमाल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कस्टमर जब ख़रीदता है तो उसको तो नई चीज़ चाहिए, उसको प्रॉपर पेंट चाहिए। तो फिर क्या होता है कि सेलर ये करता है कि वो अपनी चीज़ जो कि थोड़ी सी डिफेक्टिव होती है लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे बी पेयर माल होता है जिसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है लेकिन कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन बदले में सेलर को उस बी पेयर माल की उस थोड़े से डिफेक्टिव पीस की प्राइस को थोड़ा सा कम करना पड़ता है। वो जो ऐसी चीज़ की प्राइस जो कि डिफेक्ट होने की वजह से सेलर थोड़ी सी कम कर लेता है ताकि बायर उसको एक्सेप्ट कर ले, उस कमी को अलाउंस कहा जाता है। जैसे अगर जो नॉर्मल बिल्कुल ब्रांड न्यू चेयर है वो 5000 की है और इस तरह का स्लाइटली सा पेंट उतरा हुआ है और वो चेयर 4000 की मिल रही है, तो इसका मतलब जो 1000 है वो हमें मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है। समटाइम्स द कस्टमर फाइंड्स दैट गुड्स परचेज हैव माइनर डिफेक्ट। बाज़ कस्टमर को पता चलता है कि जो उसने गुड्स बाई किए हैं उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफेक्ट है। इन दैट केस, तो इस केस में द सेलर में एग्री टू रिड्यूस द डैमेज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। तो इस केस में सेलर ये एग्री करता है कि जो डैमेज और डिफेक्टिव गुड्स हैं उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दे। सच रिडक्शन इन प्राइस इज नोन एज परचेज या सेल्स अलाउंस। बेचने वाले के लिहाज से सेल्स अलाउंस है, खरीदने वाले के लिहाज से ये परचेज अलाउंस है। अब आ जाते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट, दोनों का मतलब रियायत है, पैसों में कमी करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम फर्ज कर लें हम एक चेयर खरीदने जाते हैं 5000 की, तो हम बार्गेन करते हैं अपने सेलर के साथ, हम कहते हैं जी 5000 नहीं, हम आपसे चेयर 3500 की बाई करेंगे। सेलर नहीं मानता, लेकिन दोनों बार्गेन करने के बाद हम एक प्राइस पे पहुंचते हैं कि जी 4500 की जो चेयर है ये हमें सेल कर देगा। अब देखें तो चेयर की लिस्ट प्राइस थी, जो टैग लगा हुआ था वो 5000 का था, लेकिन बार्गेन करके हमने 500 उस सेलर से छुड़वा लिए। ये जो बेचने के वक्त बार्गेन के दौरान पैसे कम कर दिए जाते हैं, इस कमी को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू द बायर, वो डिस्काउंट जो कि सेलर अलाउ करता है बायर को एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स को बेचने के वक्त, एज अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से जो कमी कर दी जाती है जो सेलर बायर को अलाउ करता है, इस कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब है जी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में होता है कि फर्ज कर लें हमने एक चीज़ 10,000 की बाय की है, क्रेडिट पे, उधार पे बाय किया। अब क्रेडिट का आपको पता है पैसे बाद में पे करने होते हैं। अब सेलर अपने कस्टमर को इंसेंटिव देने के लिए कहता है कि जी अगर आपने ये 10,000 मुझे 10 डेज में दे दिए ना फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको 200 रुपीज़ जो है वो मज़ीद डिस्काउंट दे दूंगा, आपको मुझे 200 नहीं, आपको मुझे 9800 पे करने पड़ेंगे अगर आपने मुझे 10 डेज में दे दिए, अदरवाइज़ आपने मुझे 30 डेज में पूरे पैसे देने हैं, ठीक है। अब देखें, ये हमने बार्गेन के पैसे नहीं छोड़े, हमने उसको पेमेंट करने के लिए एक इंसेंटिव दिया है कि अगर वो पहले पेमेंट कर दे या सारी पेमेंट कैश में कर दे तो उसको हम मज़ीद डिस्काउंट दे देंगे। उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। द डिडक्शन गिवन बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर। क्रेडिटर और डेटर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन अभी आगे आ जाएगी। इफ द अमाउंट ड्यू इज पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट, क्रेडिटर ने पैसे लेने होते हैं, डेटर ने पैसे देने होते हैं। अगर क्रेडिटर डेटर को पैसे छोड़ दे, पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट, कि वो ड्यू डेट आने से पहले पैसे दे दे, और टू इनकरेज कस्टमर्स टू पे देयर डेट्स विद इन अ स्पेसिफाइड डिस्काउंटेड पीरियड, यहाँ हमने अपने कस्टमर को इनकरेज करना हो कि आप दिए गए टाइम पीरियड के अंदर अंदर पैसे दे दें तो आपको पैसे छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा डिस्काउंट देना कैश डिस्काउंट कहलाता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो को बैक करके बार बार देख सकते हैं, लेकिन इन बेसिक डेफिनेशंस को आपने लाजमी समझ लेना है, क्योंकि ये आगे आने वाले लेक्चर्स में और अकाउंटिंग के मजीद जो आप हाई लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे, ये बेसिक डेफिनेशन बेसिक टर्म्स हमेशा से आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, इसलिए आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके।